हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मिताली। मैं मिताली आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर 10 को डिस्कस किया था और ये बहुत ही अच्छे से उस चैप्टर को समझा था। और हम आज के इस क्लास में क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम चर्चा करेंगे और उसे समझेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपने बारे में बताइए कि आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। तो चलिए आप बिना देरी किए हुए हम आज के चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना देरी किए हुए आज के इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो इसमें हम यानी इस चैप्टर में नए साम्राज्य और राज्य में आज हम सबसे पहले प्रशस्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि प्रशस्तियाँ क्या हैं और यह मतलब किस चीज़ के लिए है। तो यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं और यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। यानी जो प्रशस्ति शब्द है ये प्रशंसा शब्द से निकला हुआ है, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में उनके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा करीब 1700 साल पहले संस्कृत भाषा में लिखी गई एक कविता से पता चलता है। यानी ये जो समुद्रगुप्त थे इनके बारे में किसने लिखा, तो इनके जो दरबारी कवि थे हरिसेन ने। और कब लिखा, तो तकरीबन 1700 साल पहले। और कौन से भाषा में लिखा फ्रेंड्स, वो संस्कृत में, ठीक है। और इसी की प्रशंसा में उन्होंने जो लिखा था उसे प्रशस्ति कहते हैं, यानी समुद्रगुप्त की प्रशस्ति भी कहते हैं। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई थी। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में हरिसेन ने उसे एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान और उत्कृष्ट कवि बताया था। तो समुद्रगुप्त के बारे में किसने बताया था, तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका जवाब होगा हरिसेन ने। और प्रशस्ति क्या होती है फ्रेंड्स, जानते हैं, मतलब किसी भी राजा या कि उसके साम्राज्य के बारे में जब बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है, यानी उनका गुणगान, उनके बारे में इतना बखान किया जाता है कि जितना वो है नहीं उससे भी ज़्यादा उनके बारे में बताया जाता है, तो उसे प्रशस्ति कहते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स की ओर। तब हम देखेंगे इसके अलावा इलाहाबाद प्रशस्ति से आर्यावर्त के 9 शासकों का, दक्षिणापथ के 12 शासक, असम, तटीय बंगाल, नेपाल तथा उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ के राजाओं, बाह्य इलाके के कई शासकों जिसमें कुषाण एवं शक के कई शासकों की चर्चा की गई है, इसके बारे में पता चलता है। और ये सभी समुद्रगुप्त के अधीनता स्वीकार किए थे। यानी ये जो लोग थे ना, ये लोग सब समुद्रगुप्त के अधीन में थे। प्रयाग, उज्जैन तथा पाटलिपुत्र गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्रों के नाम क्या हैं, तो आपका जवाब होगा प्रयाग, उज्जैन और पाटलिपुत्र। ये जो सारे स्थान थे ये गुप्त शासक के महत्वपूर्ण केंद्र थे। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स की ओर, देखते हैं यहाँ क्या है। तो प्रशस्तियाँ यानी ये जो प्रशंसा में लिखी गई जो अभिलेख होते हैं, प्रशस्तियाँ शासकों के वंशावली पूर्वजों की सूची के विषय में बताती है। जैसे समुद्रगुप्त की वंशावली में पिता चंद्रगुप्त वंश के प्रथम शासक तथा माँ कुमार देवी लिच्छवीगण के बारे में पता चलता है। समुद्रगुप्त तथा उसके पिता चंद्रगुप्त ने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। ये जो समुद्रगुप्त थे उनके पिता चंद्रगुप्त, ये अपने आप को राजाओं के राजा की जैसे उपाधि से अपने आप को धारण किए थे, जिसे महाराजाधिराज कहा जाता है। समुद्रगुप्त के बेटे यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्रगुप्त के बेटे ने किस भारत के सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया था, तो आपका जवाब होगा कि समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। उसने क्या किया था, तो पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम जो शासक थे, शासक, उन्हें परास्त किया था, ठीक है। कालिदास और आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। यानी ये दोनों जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे और आर्यभट्ट के बारे में आपको पता ही होगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो अब हम देखेंगे हर्षवर्धन के बारे में। तो करीब 1400 साल पहले हर्षवर्धन ने शासन किया था।
हर्षवर्धन के विषय में जानकारी हर्षचरित से मिलती है। यानी ये जो हर्षवर्धन है जो 1400 साल पहले शासन किए थे, उनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो हर्षचरित से मिलती है। और हर्षचरित की रचना किसने की थी फ्रेंड्स? तो बाणभट्ट में की थी, जो उनके दरबारी कवि थे। और यह हर्षचरित्र बाणभट्ट ने संस्कृत भाषा में लिखी थी। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनत्सांग हर्षवर्धन के दरबार में काफ़ी समय तक रहा था और हर्ष अपने पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर के राजा बने थे। अगर आपसे पूछा जाए कि ह्वेनत्सांग हर्षवर्धन के दरबार में काफ़ी समय तक रहे थे, उनके साथ वो कहाँ के यात्री थे? तो आपका जवाब होगा कि वो चीनी तीर्थयात्री थे। ठीक है। और थानेश्वर के राजा कब बने हर्षवर्धन? तो अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद बने। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखेंगे हर्ष के बारे में ही। अभी हर्ष के बहनोई कन्नौज के शासक थे, यानी हर्ष के जो जीजा थे वो कौन थे? तो कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा बंगाल को जीता उसके बाद। यानी बंगाल के शासक ने तो हर्ष के बहनोई को मार गिराया था। उसके बाद हर्ष क्या किए? तो हर्ष कन्नौज को अपने अधीन में ले लिए और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद हर्ष के द्वारा ही मगध और बंगाल को जीता गया। हर्ष ने जब नर्मदा नदी को पार कर दक्कन के आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिनी द्वितीय ने इन्हें रोक लिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि नर्मदा नदी को पार करते हुए यानी दक्कन की ओर आगे बढ़ते हुए हर्ष को किस शासक ने रोका? तो आपका जवाब होगा कि हर्ष को चालुक्य नरेश पुलकेशिनी द्वितीय ने रोका था। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स की ओर, देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है। तो अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिनी द्वितीय के बारे में। तो करीब 1400 साल पहले पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। अगर आपसे पूछा जाए कि 1400 साल पहले कौन सा राजवंश दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजवंश था, तो इसमें आपका जवाब होगा पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव, अब इनके बारे में जानेंगे। तो इनका राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। और चालुक्य, इनकी राजधानी ऐहोल थी फ्रेंड्स, और इनका राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में फैला हुआ था। ऐहोल एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। अगर आपसे पूछा जाए कि पल्लव की राजधानी कहाँ थी, तो आपका जवाब होगा कांचीपुरम। और ये किस नदी डेल्टा तक फैला हुआ था? तो कावेरी नदी के डेल्टा तक यह फैला हुआ था। और चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो ऐहोल थी, और यह कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीचों में फैला हुआ था। ऐहोल एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। अब हम अगली स्लाइड्स की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं। तो पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर में थे, यानी जो शहर में अच्छे अच्छे शहरों में जो राजधानियाँ होती थी, जहाँ सब चीज़ की पूर्ति होती थी, उन चीज़ों को निशाना बनाते थे, उन्हें नष्ट करते थे। पुलकेशिनी द्वितीय यह सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। इसके बारे में उसके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। यानी रविकीर्ति ने प्रशस्ति की रचना की है, जिसमें पुलकेशिनी द्वितीय के बारे में पता चलता है। ठीक है। प्रशस्ति में उसकी 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। और ये किसने बताया है? तो कीर्ति जी ने। और ये कौन थे? तो ये पुलकेशिनी द्वितीय के दरबारी कवि थे। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। पुलकेशिनी द्वितीय को यह राज अपने चाचा से मिला था। यानी जो पुलकेशिनी द्वितीय द्वारा जो साम्राज्य चलाया गया था चालुक्य वंश में, तो यह जो साम्राज्य था वो किसके द्वारा उन्हें मिला था? तो उनके चाचा के द्वारा मिला था। रविकीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्री इलाकों में अपने अभियान चलाए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका, पल्लवों को भी पराजित किया था। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया था। तो इसमें हमें यह पता चलता है कि पल्लव और चालुक्यों को किसने, इनका पतन किनके द्वारा हुआ था? तो राष्ट्रकूट और चोल वंशों के कारण हुआ था। ठीक है। अब हम देखते हैं इसके प्रशासन के बारे में।
तो इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण होते थे। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती थी, यानी ये जो भूमि कर ये लोग जो लेते थे, इसकी जो पहली इकाई यानी पहला जो सोर्स था वो क्या है, तो गांव होता था। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद अनुवांशिक बन गए थे, जो हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी बन गए। ये अनुवांशिक है, मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ ये कुमार मात्य यानी महत्वपूर्ण मंत्री तथा संधि विग्रहिक यानी युद्ध और शांति विषयों का मंत्री भी था, ठीक है। तो स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों को काफ़ी बोलबाला था। नगर सृष्टि किसे कहते हैं फ्रेंड्स? मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, इन्हें नगर सृष्टि कहते हैं। सार्थवाह किसे कहा जाता है? तो व्यापारी के काफिले के नेता को सार्थवाह कहा जाता है। प्रथम कुलिक यानी मुख्य शिल्पकार को प्रथम कुलिक कहा जाता है। और कायस्थ कौन होते हैं? तो लिपिकों के जो प्रधान होते हैं उन्हें कायस्थ कहा जाता है। ये जो राष्ट्रकूट और चोल होते हैं वो सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, घुड़सवार, रथ, पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक होते थे। सेना नायक ये राजा को सैन्य सहायता देते थे। इन्हें नियमित वेतन न देकर भूमि दी जाती थी, जिससे ये कर वसूलते थे। ये सामंत भी कहलाते थे। जहाँ राजा निर्बल होते थे वे स्वतंत्र होने की कोशिश भी करते थे, यानी जो लोग निर्बल होते थे वो स्वतंत्र यानी अपनी खुद की सब कुछ करने की कोशिश करते थे। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण के राजाओं में सभाओं के बारे में। तो पल्लवों के अभिलेखों से कई स्थानीय सभाओं की चर्चा के विषय में हमें जानकारी मिलती है, और इनमें से एक था ब्राह्मण, जिन्हें भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहते थे, ठीक है। और ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम कराती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। और यहाँ पे नगरम का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? तो व्यापारियों का एक समूह का नाम है जिन्हें नगरम कहा जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, और अब हम कुछ आम लोगों के बारे में भी जानेंगे। तो जनसाधारण के जीवन में थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। मतलब जैसे कुछ भी जातक कथाएं वगैरह जो होती हैं, नाटक होती है, इन चीज़ों से हमें लोगों के विषय में बहुत कुछ पता चलता है फ्रेंड्स। तो इसी के लिए कहा गया है कि हमें अन्य नाटकों से कुछ अन्य स्रोतों के बारे में भी पता चलता है। जैसे कालिदास ने अपने नाटकों में राज दरबार का चित्रण किया है, जिसमें राजा और ब्राह्मण को संस्कृत में तथा अन्य वो महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाई गई है। यानी जो राजा और ब्राह्मण थे उन्हें ज़्यादा ज्ञानी बताया गया है, इसी के वजह से उनकी भाषाएं संस्कृत थी, और जो आम महिलाएं थे वो गृहिणी थी, घर में काम करने वाली थी, इसलिए वो लोग प्राकृतिक भाषा को यूज़ करते थे। यानी आम जो बोलचाल की भाषा होती है उसे ही प्राकृतिक भाषा कहा जाता है। कालिदास के सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नामक की एक युवती की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। फासियान ने अछूतों की दुर्गति पर लिखा है कि ये लोग प्राय शहरों के बाहर रहते थे तथा जब बाजार और शहर में आते थे तो सभी को आगाह करने के लिए एक लकड़ी के टुकड़ों पर, मतलब आपस में दोनों लकड़ी के टुकड़ों को चोट करते थे, जिससे एक आवाज़ निकलती थी जो लोगों को आगाह करती थी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स की ओर, देखते हैं उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुएं दिए हैं। तो अब हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। जो पूरे चैप्टर में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे अब हम। तो अरब यह क्या था? तो एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था जिसमें भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में भूमिका निभाई है। अरब में रहने वाले बेदुइन यानी घुमक्कड़ कबीले के लोग ऊँटों पर आश्रित थे। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने कहाँ पर इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी, तो आपका जवाब होगा अरब में, ठीक है। इस्लाम में अल्लाह को सर्वोपरि और कुरान को पवित्र माना गया है। जैसे हिंदू में हमारे महाभारत और रामायण इन चीज़ों को पवित्र माना गया है, ठीक उसी तरह इस्लाम में अल्लाह के सर्वोपरि माना गया है और कुरान को पवित्र ग्रंथ माना गया है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में भी फैल गया। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध यानी आज का जो पाकिस्तान है को जीत लिया था, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में भी जानेंगे। तो गुप्त वंश की शुरुआत कब हुई थी? तो 1700 साल पहले। और हर्षवर्धन का शासनकाल कब था?
तो 14 साल पहले। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में इतने ही महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसको मैं चैप्टर से निकाल के आप लोगों के लिए लाई हूँ। और एक बार इसको पढ़ने के बाद आप लोग एक बार ऐसा भी कर सकते हैं फ्रेंड्स कि चैप्टर को भी एक बार पढ़ लीजिएगा। जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो आज की क्लास के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जब आप वहाँ देखेंगे तो आपको ये पूरा स्टोरी समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी हमारी क्लास से जोड़ें और जैसे उनको भी फ़ायदा होगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।